हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं सुमित भंडारी एंड स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा सेशन है सेशन नंबर 3, जो कि सेट थ्योरी का चैप्टर नंबर 1 11th एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 1.3 को इंट्रोडक्शन पे बेस्ड है। तो आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 1.3। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये सेशन शुरू करने से पहले ये बता देना चाहता हूं कि आप इस सेशन को देखने से पहले इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 1.1 एंड इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 1.2 जरूर देखें, ताकि आपको सारी चीजें एग्जैक्टली अच्छे से समझ में आ सके। इसके अलावा आप आगे भी बहुत अच्छे से चीजों को स्मूथली समझ सकें, क्योंकि सारी चीजें एक दूसरे पे लिंक्ड हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन नंबर 3। यहां पर हमको पढ़ना है सबसेट्स के बारे में। सबसेट्स के बारे में पढ़ने से पहले आइए हम देखते हैं कि हम अपनी डेली लाइफ में कुछ ऐसे कलेक्शंस देख सकते हैं जो आपस में किसी और कलेक्शन से रिलेटेड होते हैं। एग्जाम्पल देखा जाए तो देखिए, ह्यूमन बींग्स, अगर मैं इनके कलेक्शन की बात करूं तो ये ह्यूमन बींग्स कहाँ रहते हैं? हम कहाँ रहते हैं? सिटीज में रहते हैं। तो सिटीज के कलेक्शन ह्यूमन बींग्स के कलेक्शन के साथ रिलेटेड है। उसके बाद अगर मैं स्टेट के कलेक्शन की बात करूं तो सारी सिटीज स्टेट से रिलेटेड है, स्टेट में पड़ती हैं। सारे स्टेट किसी ना किसी कंट्री के अंदर आते हैं, सारी कंट्रीज किसी ना किसी कॉन्टिनेंट के अंदर आती हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये सारे, अगर मैं इन सब का कलेक्शन बनाऊं तो ये सारे कलेक्शंस आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे। मैथ्स में भी हमको इसी तरीके से बहुत सारे कलेक्शन से डील करना पड़ता है, और उन कलेक्शंस के बीच में रिलेशनशिप हमको सबसेट बताता है। दूसरे वर्ड्स में कहूं तो मैथ्स में एक सेट का रिलेशन दूसरे सेट से हमेशा हम सबसेट की हेल्प से देख सकते हैं या समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसेट की डेफिनेशन पे चलते हैं। कोई सेट ए है, वो किसी दूसरे सेट बी का सबसेट कहलाएगा अगर ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी में प्रेजेंट हुए तो। इसका कहने का मतलब यह है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, देन ए सेट ए मस्ट बी अ सबसेट ऑफ सेट बी। और अगर कोई सेट ए किसी सेट बी का सबसेट है तो हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी। यहां पर डेफिनेशन के हिसाब से ए के सारे एलिमेंट्स बी में आ रहे हैं तो ए बी का सबसेट कहला रहा है, पूरा का पूरा सेट बी के अंदर आ रहा है। तो देखिए, आप इस चीज को लेस देन इक्वल टू से भी कंपेयर करके पढ़ सकते हैं। यहां पर हो सकता है जितने एलिमेंट्स ए में हो उतने ही एलिमेंट्स बी में भी हो, तो उस हिसाब से सेट ए और सेट बी तो बराबर हो जाएंगे। तो ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो ये कोई कंफर्म नहीं कह सकते कि ए, अगर ये चीज लिखी है तो कंफर्म नहीं है कि ए बी के इक्वल ही होगा। हो सकता है ए बी से छोटा भी हो। आगे चल के हम एक ये चीज भी पढ़ेंगे, ऐसे वाला साइन भी पढ़ेंगे, तो वो आगे हम उस पर डिस्कशन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ए इज सबसेट ऑफ बी इफ व्हेनेवर एक्स बिलोंग्स टू ए। एक्स क्या है? स्मॉल एक्स है, हमने पढ़ा है, ये एलिमेंट हुआ। अगर कोई एलिमेंट एक्स ए में बिलोंग कर रहा है तो ये कंफर्म है कि वो एलिमेंट बी में भी बिलोंग करेगा, अगर आपने ये कहा कि ए बी का सबसेट है तो, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी में भी होंगे ही होंगे। अब यहां पर इसको लिखने के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं जिसका नाम है इंप्लाइज। अब देखिए, इस सिंबल को यूज करके सबसेट की डेफिनेशन मैथमेटिकली हमको कैसे याद रखनी है। ए इज सबसेट ऑफ बी इफ एक्स बिलोंग्स टू ए इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी। कहने का मतलब यह है, ए इज सबसेट ऑफ बी, ए सेट बी का सबसेट है। अगर कोई एलिमेंट ए में आ रहा है तो वो एलिमेंट बी में भी आए ही आए। इंप्लाइज का ये मतलब होता है। तो और इस चीज को पढ़ते ऐसे ही है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए, या एक्स इज एन, यहां पे एक्स आएगा, एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए इंप्लाइज दैट एक्स इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। चलिए अब कुछ और एग्जांपल्स हम कंसिडर करते हैं सबसेट्स को अच्छे से समझने के लिए। यहां पे देखिए, ए क्या है? 2 4 8, और बी क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो देखिए, बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, क्योंकि लेस देन 10 बोला है। तो यहां पे देखिए, ए के सारे एलिमेंट्स बी में है तो मैं कह सकता हूं कि ए इज सबसेट ऑफ बी। दूसरा एग्जांपल देखिए, ए क्या है? सेट ऑफ ऑल डिवाइजर्स ऑफ 56। ठीक है, और बी क्या है? सेट ऑफ ऑल प्राइम डिवाइजर्स ऑफ 56। तो आप यहां पे समझ सकते हैं कि बी में सिर्फ प्राइम डिवाइजर्स आ रहे हैं और ए में सारे डिवाइजर्स आ रहे हैं। सारे डिवाइजर्स में प्राइम डिवाइजर्स भी तो आएंगे। तो इस हिसाब से मैं ये कह सकता हूं कि बी
जो है उसके सारे एलिमेंट्स ए में भी मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इस हिसाब से बी इज सबसेट ऑफ ए होगा यहाँ पे। तो आई होप ये दोनों एग्जांपल्स भी आपको क्लियर हो गए। अब मान लीजिए कोई सेट ए है, वो सेट बी का सबसेट नहीं है, तो हम कैसा साइन यूज करते हैं, इस टाइप का, ठीक है ना, ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमको यहां पे डिस्कस करनी है। देखिए, हर सेट खुद का भी सबसेट होता ही होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सबसेट की डेफिनेशन तो यही कहती है एक सेट दूसरे सेट का सबसेट है अगर एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में भी हो तो, और ए के सारे एलिमेंट्स खुद ए में तो है ही हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ऐसा कहा जा सकता है कि ए इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट खुद का भी सबसेट होता ही होता है। ये आगे हम चीजें लेके ही चलेंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि एवरी सेट फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी कि सेट फाई मतलब नल सेट, एम्प्टी सेट, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं तो सब में आता है। अगर कहीं पे कुछ भी नहीं है मतलब कुछ नहीं तो है ना, ऐसा कहा जा सकता है। इसलिए जो फाई है, जो एम्प्टी सेट है, वो सभी सेट का सबसेट माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि एम्प्टी सेट सारे सेट्स में एग्जिस्ट करता है। इसका प्रूफ देखते हैं। देखिए, अब इसका प्रूफ भी हम कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से करेंगे। कैसे? ये क्या, इसका मतलब क्या होता है कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड का? देखिए, जो हमको प्रूफ करना है ना, हम ये मान के चलेंगे कि वही चीज गलत है। जैसे हमको यहाँ पे प्रूफ करना है, प्रूफ ये करना है कि फाई इज सबसेट ऑफ ए, ये प्रूफ करना है, लेकिन मैं मान के क्या चल रहा हूं, फाई इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। तो अब देखिए इससे क्या फर्क पड़ेगा। अगर फाई ए का सबसेट नहीं है, फाई खुद एक सेट है, भले एम्प्टी सेट है, तो और वो ए का सबसेट अगर नहीं है तो पक्का फाई में कोई ना कोई एलिमेंट, मान लेता हूं एक्स, जरूर आएगा जो ए में नहीं आएगा। कहने का मतलब अगर फाई ए का सबसेट नहीं है तो पक्का फाई में कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा जरूर है जो ए में नहीं आ रहा, लेकिन फाई में आ रहा है। यहां पर हम एक नया साइन एग्जिस्ट कराते हैं जिसका नाम है देयर एग्जिस्ट, ठीक है। मतलब इसका यही होता है, देन बाय आवर डेफिनेशन ऑफ द सबसेट देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट एक्स, तो इसको क्या कहते हैं हम, देयर एग्जिस्ट। अब देखिए यहां से क्या फर्क पड़ेगा, फाई ए का सबसेट नहीं है तो फाई में जरूर ऐसा कोई ना कोई एलिमेंट है जो फाई में आ रहा है बट ए में नहीं आ रहा। लेकिन आप तो जानते हैं फाई तो नल सेट है, फाई में तो एक्स टाइप का कोई एलिमेंट आ ही नहीं सकता क्योंकि वो एम्प्टी सेट है। तो इतनी बड़ी गड़बड़ क्यों हुई? वो इसलिए हुई क्योंकि हमारा एजम्पशन कि फाई ए का सबसेट नहीं है ये रॉन्ग था, इसलिए ऐसा प्रॉब्लम हुआ। तो यहां से हम कह सकते हैं कि फाई इज सबसेट ऑफ ए। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट, अगर ए बी का सबसेट है और बी सी का सबसेट है तो ए भी सी का सबसेट होगा ही होगा। ऐसा क्यों, देखते हैं। इसका भी प्रूफ देख लेते हैं। ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ई, ये तो गिवन है। प्रूफ करना है कि ए इज ऑल्सो सबसेट ऑफ सी। तो अपन एक काम करते हैं, कोई एक एलिमेंट एक्स मान लेते हैं कि ए को बिलोंग कर रहा है तो यहां डेफिनेशन के हिसाब से वो बी को भी बिलोंग करेगा, और अगर वो बी को बिलोंग कर रहा है तो वो सी को भी बिलोंग करेगा। अब हमको पता है ए इज सबसेट ऑफ सी की डेफिनेशन क्या है कि कोई अगर एलिमेंट एक्स ए में आ रहा है तो वो सी में भी आए, और हम यहाँ पे प्रूफ कर चुके हैं कि एक्स सी में आ रहा है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ए सी का सबसेट हुआ, क्योंकि कोई एलिमेंट ए अगर ए में आ रहा है तो वो सी में भी आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए ए क्या है, सबसेट ऑफ सी है। यहां पे मैंने ए यूज किया, यहाँ पे एक्स यूज किया है, हालांकि मेरे को एक्स या ए एक जैसा ही रखना था, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप समझने की कोशिश करिएगा कि स्मॉल ए लिखूं चाहे स्मॉल एक्स लिखूं, मैं सिर्फ एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4 हमको सबसेट और बिलोंग्स टू के बीच में डिफरेंस क्लियर करेगा। देखिए, बिलोंग्स टू जो एप्सिलन है, जो हमने पढ़ा हुआ है, एप्सिलन का मतलब क्या होता है, एप्सिलन क्या करता है, एक एलिमेंट को एक सेट से कनेक्ट करता है, जबकि ये जो सबसेट होता है ये दो सेट को आपस में कनेक्ट करता है, यानी कि एक सेट को दूसरे सेट से कनेक्ट करता है या रिलेशन बताता है। तो ये इंपॉर्टेंट है समझना कि कोई भी एलिमेंट हमेशा एक सेट को बिलोंग करता है, कोई एलिमेंट एक सेट का सबसेट कभी नहीं हो सकता। उसी तरीके से एक सेट दूसरे सेट का सबसेट होता है, उसका एलिमेंट नहीं होता, ठीक है। लेकिन आगे एक कंडीशन हम देखेंगे जिसमें एक सेट दूसरे सेट का एलिमेंट आएगा, तो एलिमेंट बन के वो बिलोंग ही करेगा, भले वो सेट होगा।
तो यहां पे आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि बिलोंग्स टू क्या करता है, एक एलिमेंट और एक सेट को रिलेट करता है, यानी कि एक एलिमेंट एक सेट को या तो बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, और उसी दूसरी तरफ एक सेट दूसरे सेट का या तो सबसेट होगा या नहीं होगा। एक सेट दूसरे सेट को बिलोंग नहीं करता, एक एलिमेंट दूसरे सेट का सबसेट नहीं होता। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए इसको अच्छे से समझने के लिए। बी मान लेता हूं 1, 4 और 8 है, तो 1 क्या है, बी का एलिमेंट है, तो 1 बी को बिलोंग कर रहा है। अगर मैं कोई एक सेट ले लूं जिसमें एक ही एलिमेंट है 1, तो यहां पे देखिए, यहां पे ये सेट है, यहां पे ये एलिमेंट था, तो अब क्या है, ए बिलोंग नहीं करेगा बी को, ए क्या होगा, सबसेट होगा बी का, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स बी में भी आ रहे हैं। तो आई होप ये चीजें भी आपको क्लियर हो गई होंगी अच्छे से। मैं आपको बता दूं, आप जब सेशन देखते हैं तो आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें, मैं बिल्कुल आपके डाउट का रिप्लाई करूंगा। चलिए क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो 4 पॉइंट्स हमने देखे। पहला तो ये कि हर सेट अपने खुद का सबसेट होता है। दूसरा पॉइंट, फाई सभी सेट का सबसेट होता है। तीसरा पॉइंट, अगर ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है, तो ए भी सी का सबसेट ही होगा। चौथा हमने देखा डिफरेंस बिटवीन सबसेट एंड बिलोंग्स टू। ठीक है, तो सबसेट क्या होता है, एक सेट को दूसरे सेट से कनेक्ट करता है, जबकि बिलोंग्स टू एक एलिमेंट को दूसरे सेट से कनेक्ट करता है। चलिए अब देखते हैं इक्वल सेट्स इन टर्म्स ऑफ सबसेट्स, इसका क्या 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 मतलब होता है। मान लेते हैं दो सेट ए और बी इक्वल हैं, अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, तो ऐसा क्यों? देखिए हमको पता है इक्वल सेट का मतलब ये होता है, अगर दो सेट इक्वल है मतलब दोनों के एलिमेंट सेम है। तो अगर हम इस डेफिनेशन को सबसेट्स की डेफिनेशन से कनेक्ट करें तो आप देखिए, आप समझ सकते हैं ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए, बी के सारे एलिमेंट ए में होने चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी का सबसेट होगा और बी ए का सबसेट होगा अगर ए इज इक्वल टू बी हुआ तो मैथमेटिकली मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ए इज इक्वल टू बी इफ एंड ओनली इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए। ये डबल इंप्लीकेशन का साइन है। डबल इंप्लीकेशन मतलब टू वे इंप्लीकेशन, मतलब आप इधर से देखें लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड से, आपको चीजें हमेशा सही मिलेंगी। इस साइन को हम इफ एंड ओनली इफ भी पढ़ते हैं और इसको आई डबल एफ से भी डिनोट करते हैं। अब देखिए, जब भी हमको आगे ये प्रूफ करना पड़ेगा कि कोई सेट ए किसी सेट बी के इक्वल है, तो हमको सिर्फ ये प्रूफ करना पड़ेगा कि एक सेट दूसरे सेट का सबसेट है और दूसरा पहले का सबसेट है। आगे हम देखते चलेंगे तो ये चीजें हमको क्लियर होते जाएंगी। अब ये देखिए, आपको बताना है ए और बी इक्वल है या नहीं। देखिए ए क्या है, इसमें सारे इंटीजर्स आएंगे जो जिनका स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 हो। तो ए में कौन कौन आएगा, -2, -1, 0, 1 और 2, क्योंकि -2 का स्क्वायर भी 4 से कम, +2 का स्क्वायर भी 4 से कम या बराबर, कम तो नहीं कहेंगे, बराबर। तो ए में ये एलिमेंट्स आएंगे। अब बी में देखिए क्या होगा, बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो x की दो वैल्यूज मिलेंगी आपको। मान लेता हूं वो दो वैल्यूज m और n है। या चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं। आपको ऐसे दो नंबर चाहिए जिसको इनटू करूं तो 2 आए और प्लस करूं तो -3 आए, फैक्टराइजेशन मेथड या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड आपने पढ़ा होगा क्लास 10 में। तो अब देखिए दो ऐसे नंबर्स कौन कौन से हैं जिनको इंटू करूं तो +2 आए और प्लस करूं तो -3 आए, तो -1 और -2 है। दूसरा स्टेप ये होता है कि -1 और -2 को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, तो -1/1 तो -1 ही आएगा, -2/1 भी -2 ही आएगा। तीसरा स्टेप ये होता है कि साइन चेंज कर दो, 1 और 2, तो ये आ गई एक्स की वैल्यूज। ये शॉर्टकट मैंने यूज किया है, मैं आपको किसी और सेशन में सिखाऊंगा जरूर। अभी तो आप जिस मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं उसी मेथड से करिए। तो देखिए बी में यहाँ दो वैल्यूज कौन सी आ गई, 1 और 2, लेकिन यहाँ पे तो 5 वैल्यूज है, तो आप कहेंगे ए इज नॉट इक्वल टू बी। ये जरूर है कि b a का सबसेट जरूर है, लेकिन a और b बराबर यहां पर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको फाई a b और c ये 4 सेट दिए हुए। अब आपको बताना है इन फिल इन द ब्लैंक्स में सबसेट का साइन आएगा या इज नॉट अ सबसेट का साइन आएगा। यहां पे सबसेट का साइन आएगा क्योंकि फाई हर सेट का सबसेट होता है। यहां पे देखिए a b के अंदर नहीं आ रहा, इज नॉट दी सबसेट। ए सी के अंदर आ रहा है तो ए सी का सबसेट हुआ, बी भी सी के अंदर आ रहा है तो बी सी का सबसेट हुआ।
ये हो गया आपके फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और कंसेप्चुअली देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट है। मान लेते हैं ए, बी और सी तीन सेट्स हैं जहां पे ए बिलोंग कर रहा है बी को, लेकिन इसका मतलब अभी हमने पढ़ा था कि बिलोंग तभी होगा जब ए बी का एलिमेंट होगा। तो हमको सेट बी को ऐसा बनाना पड़ेगा कि खुद पूरा का पूरा सेट उसका एक एलिमेंट हो। ये आगे जब हम अभी सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो कंडीशन ये है कि ए बी में बिलोंग करना चाहिए और बी सी का सबसेट होना चाहिए। तो क्वेश्चन में ये पूछा है तो क्या ए सी का भी सबसेट होगा? अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो आप एग्जाम्पल दीजिए। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं ए बी और सी की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ, कोई भी वैल्यू एज्यूम कर लेता हूँ और इसका आंसर तो नो आएगा। कैसे आएगा वो देखिए। मैंने ए को 1 लिया तो बी को क्या लेना पड़ेगा पता है? देखिए बी में पूरा का पूरा सेट उठा के डालना पड़ेगा, तभी तो ए बिलोंग्स टू बी होगा। अगर मैं बी को 1 और 2 लेता तो आप क्या कहते कि ए इज सबसेट ऑफ बी, लेकिन ए को तो बिलोंग करवाना है एज पर द क्वेश्चन। तो ये आया। और सी की वैल्यू क्या आई? अब बी सी का सबसेट है तो बी के सारे एलिमेंट सी में आएंगे, तो सी में भी एक एलिमेंट सेट के फॉर्म में होगा। तो देखिए अगर मैंने ऐसा एग्जांपल कंसीडर किया तो यहां से आप साफ साफ देख सकते हैं ए बी का सबसेट है, ए बी को बिलोंग कर रहा है और बी सी का सबसेट है। तो देखिए ए भी फिर सी का सबसेट नहीं होगा, ए भी सी को बिलोंग कर रहा है। देखिए सी का भी एक एलिमेंट पूरा का पूरा सेट है और सेट ए है। तो यहां से मैं ये कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि ए इज नॉट द सबसेट ऑफ सी, एक्चुअली ए बिलोंग्स टू सी। तो इस हिसाब से इसका आंसर आएगा नो। तो आई होप यहां तक सब चीजें क्लियर हो चुकी। तो आगे बढ़ते हैं। अगला आता है प्रॉपर सबसेट। मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि इस साइन में और इस साइन में एक डिफरेंस है। अब वक्त आ गया है कि वो डिफरेंस हम क्लियर कर लें। मान लेते हैं कि बी के सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट नहीं है लेकिन ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है। कहने का मतलब ए बी से छोटा ही है और बी ए से बड़ा है। तो मैं बोलूंगा कि सेट ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है बी का, वरना नहीं। तो कहने का मतलब प्रॉपर सबसेट में ए अगर बी का प्रॉपर सबसेट है तो ए छोटा ही होगा बी से, कभी बराबर नहीं हो पाएगा। बस यही डिफरेंस है। किस साइन में? इस साइन में और इस चीज में। आप मैंने आपसे शुरू में कहा था कि इस चीज को आप लेस देन इक्वल टू और लेस देन करके समझ के पढ़ सकते हैं, मतलब समझने के लिए ऐसा सोच सकते हैं। अब देखो लेस देन है मतलब ए बी से लेस देन है मतलब ए हमेशा छोटा होगा, बी के बराबर नहीं होगा। लेकिन यहां पर ए और बी बराबर भी हो सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैथमेटिकली ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, और ए के सारे एलिमेंट्स बी में आते हो। तो वही चीज जो मैंने अभी आपसे कही कि ए बी का प्रॉपर सबसेट होगा अगर ए के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हो लेकिन बी के सारे एलिमेंट ए में ना आ रहे हो। ए बी से छोटा ही होगा। इक्वालिटी की पॉसिबिलिटी प्रॉपर सबसेट पे नहीं होती। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगली डेफिनेशन देखिए। ए एंड बी दो सेट है, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी है इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, और अगर ए का बी से रिश्ता है, ए बी का प्रॉपर सबसेट है तो बी भी ए का कुछ ना कुछ होगा, उसको कहते हैं सुपरसेट। और कई बुक्स में उसको प्रॉपर सुपरसेट भी कहा जाता है। तो हम सुपरसेट लेके भी चल सकते हैं। अब एग्जांपल देखिए, ए कोई सेट है लेटर ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ए सेट ए में इंग्लिश अल्फाबेट के सारे लेटर्स आ रहे हैं, जबकि सेट बी में सिर्फ वॉवेल्स आ रहे हैं। तो आप देखिए कभी भी वॉवेल्स पूरे लेटर्स तो नहीं बन सकते, इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, क्योंकि बी हमेशा ए से छोटा ही होगा और बी के सारे एलिमेंट्स ए में आएंगे ही आएंगे। चलिए, तो जब भी हम प्रॉपर सबसेट के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं। इसमें पॉसिबिलिटी इक्वालिटी की नहीं होती। अगर ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी देन ए मस्ट नॉट बी इक्वल टू बी, ए मस्ट बी लेस देन इक्वल टू बी ओनली। हमेशा ए बी से कम ही होगा। जबकि अगर ये सिंबल यूज हुआ है तो ए और बी के बराबर होने की पॉसिबिलिटी होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या आपको पता है कि कितने नंबर्स आप मैथ्स में पढ़ने वाले हैं? तो आइए मैं आपको ये टेबल समझाता हूं जो आपको बताएगी कि कौन कौन से नंबर हमको पढ़ने हैं पूरे मैथ्स में और कौन से नंबर की सब कैटेगरीज कहलाती हैं। देखिए हर नंबर कुछ भी होने से पहले कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ये हम पढ़ेंगे, हमारे चैप्टर भी है हमारे कोर्स में क्लास 11th में। तो अभी आप इतना समझिए कि हर नंबर कुछ भी
कुछ भी होने से पहले कॉम्प्लेक्स नंबर है। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट्स होते हैं, रियल और इमेजिनरी। फिर रियल के दो पार्ट्स, रैशनल इरेशनल। इरेशनल के फिर से दो पार्ट, ट्रांसेंडेंटल और अलजेब्रिक। फिर रैशनल के तीन पार्ट, फिर इंटीजर्स के फिर तीन पार्ट। ऐसा करते करते हम यहाँ तक पहुँचते हैं। तो आप ये टेबल ज़रूर अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, फिर एक एक करके हम इसको समझते चलेंगे। हालांकि अभी 10th तक आपने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली होंगी, क्योंकि काफ़ी सारा कुछ तो कोर्स में हमारे था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, आप देखिए, ये कह रहा है द सेट Q ऑफ रैशनल नंबर is a proper subset of the set R of real numbers and we write it as Q is proper subset of R। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इसको समझने के लिए वापस हम चलते हैं टेबल की तरफ। मैं आपको बता दूं, इस टेबल का एक फायदा ये और है कि इस टेबल को पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन सा नंबर किस नंबर के अंदर आ रहा है। से फॉर एन एग्जांपल, जैसे रैशनल नंबर, तो रैशनल रियल के अंदर आ रहा है, रियल कॉम्प्लेक्स के अंदर आ रहा है। और वैसे ही इंटीजर्स और फ्रैक्शंस, ये लोग, और नेगेटिव फ्रैक्शंस, ये क्या रैशनल के अंदर आ रहे हैं। फिर इंटीजर के अंदर कौन कौन से हैं, नेगेटिव, न्यूट्रल और पॉजिटिव। फिर नेगेटिव, न्यूट्रल और पॉजिटिव के तीनों के अंदर ही इवन और ऑड आता है। फिर पॉजिटिव के अंदर होल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के अंदर ये चारों, फिर प्राइम के अंदर ट्विन प्राइम। तो इससे आपको ये फायदा है कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन सा नंबर किसके सब कैटेगरी के अंदर आता है। दूसरी बात, आप अगर ये टेबल देखें तो आप चाहें तो एक एक करके नंबर्स धीरे धीरे समझने की कोशिश भी कर सकते हैं। जैसे अलग अलग आप वीडियो रेफर कर सकते हैं, जैसे मेरे चैनल पे भी कुछ इसमें प्राइम नंबर, कंपोजिट, को प्राइम, परफेक्ट, होल, नेचुरल, इवन, ऑड, इस सब के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो इसकी हेल्प से आप ये सारे नंबर्स आसानी से समझ सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना। तो यहाँ देखिए, पिछले एग्जाम्पल में जो हमने देखा कि वो कह रहा है कि Q क्या है, प्रॉपर सबसेट ऑफ R है। तो ऐसा क्यों कह रहा है, यहाँ पे देखिए, हमने सबसे पहले ये चीज पढ़ी थी कि Q मतलब सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, और T क्या था, सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स। R रियल नंबर को शो करता था। तो देखिए, रियल नंबर्स के अंदर सिर्फ रैशनल आ रहा है क्या, नहीं, इरेशनल भी आ रहे हैं। तो जो रैशनल नंबर्स हैं वो प्रॉपर सबसेट होंगे R के, क्योंकि Q कभी भी R के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे इरेशनल भी है। इसलिए हम यहाँ से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि Q प्रॉपर सबसेट कहलाएगा R का। तो अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या कह रहा है, इफ A इज द सेट ऑफ ऑल डिवाइसेस ऑफ 56 एंड B द सेट ऑफ ऑल प्राइम डिवाइसेस ऑफ 56। अब यहाँ पे देखिए, A क्या है, ऑल डिवाइसेस ऑफ 56 है, तो, और B क्या है, प्राइम डिवाइसेस ऑफ 56 है। तो A क्या होगा, सुपर सेट होगा किसका, B का, या यूं कहें कि B क्या होगा, प्रॉपर सबसेट ऑफ A होगा। क्यों, क्योंकि B यहाँ पे नॉट इक्वल टू A है, क्योंकि प्राइम डिवाइसेस के अलावा और भी कई डिवाइसेस है जो प्राइम नंबर नहीं है, तो वो भी तो इसके अंदर आएंगे। तो उस हिसाब से B क्या है, प्रॉपर सबसेट ऑफ A है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ये देखिए, A क्या है 135 और B क्या है X such that X is an odd natural number less than 6। अब odd natural number less than 6 तो 1, 3 और 5 ही होंगे। तो यहां से देखिए ना, A इज इक्वल टू B आ रहा है। मैं ये कह सकता हूं A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज सबसेट ऑफ A, क्योंकि A के सारे एलिमेंट्स B में हैं और B के सारे एलिमेंट्स A में हैं। इसलिए जो हमने डबल इंप्लीकेशन वाला साइन देखा था, A इज इक्वल टू क्या आ गया, B आ गया। तो यहां पर हमको ये चीज देखने को मिली। यहां पे देखिए फोर्थ एग्जांपल में A क्या है, AEIOU, और B क्या है, ABCD। तो ना तो A B का सबसेट है, ना B A का सबसेट है। ठीक है, तो A इज नॉट इक्वल टू B है, ऐसा मैं यहां पे कह सकता हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंगलटन सेट, नाम से ही समझ में आ रहा है इसमें जरूर कुछ सिंगल जैसा है। जैसे सिंगलटन सेट हम अगर समझना चाहे तो सिंगलटन सेट होता है वो सेट जिसमें एग्जैक्टली एक ही एलिमेंट हो। जैसे ये A, ये क्या है, एक सिंगलटन सेट हुआ। जैसे और एग्जांपल देखें तो A इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया 2, तो इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो ये क्या हो गया, A यहाँ पे सिंगलटन सेट हो गया। अगला आता है सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसके लिए भी आपको उसी टेबल की जरूरत पड़ेगी। देखिए
यहाँ पे नेचुरल नंबर्स क्या होता है, काउंटिंग नंबर्स, हम सबको पता है 1 से लेके इनफाइनाइट तक पूरे पूरे नंबर्स नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। फिर इंटीजर्स आता है, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक पूरे पूरे नंबर्स को हम इंटीजर कहते हैं। फिर रेशनल नंबर आता है जो जिनको p बाई क्यू के फॉर्म पे लिखा जा सके, जहां p और q इंटीजर्स हो और q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो वैसा नंबर रेशनल नंबर कहलाता है। फिर इरेशनल क्या होता है, वो सारे रियल नंबर इरेशनल होंगे जो रेशनल नहीं होंगे, जिनको p बाई क्यू के फॉर्म पे नहीं लिखा जा सकता। तो यहां से देखो हमको एक चीज समझ में आई, एक रिलेशन समझ में आया, वो ये है, ये देखिए n क्या है, प्रॉपर सबसेट है इंटीजर का। नेचुरल नंबर्स प्रॉपर सबसेट है इंटीजर्स का, सेट ऑफ इंटीजर्स का। फिर ये इंटीजर्स किसके अंदर आ रहा था, रेशनल नंबर के। आप टेबल देखेंगे तो नेचुरल नंबर इंटीजर्स के अंदर, इंटीजर रैशनल नंबर के अंदर आ रहा था। तो नेचुरल नंबर प्रॉपर सबसेट हुआ इंटीजर्स का, इंटीजर्स प्रॉपर सबसेट हुए रैशनल नंबर्स के। यहां से मैं ये भी कह सकता था कि n भी क्या है, प्रॉपर सबसेट ऑफ q है, जैसा हमने प्रूव भी किया था। अब यहां पे देखिए q क्या है, प्रॉपर सबसेट ऑफ r है, और t भी क्या है, प्रॉपर सबसेट ऑफ r है। मतलब रैशनल नंबर भी प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स है, और इरेशनल नंबर्स भी प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स होंगे। लेकिन देखिए n और t का कोई रिलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स का आपस में कोई रिलेशन ही नहीं देखने को मिलता है। ये रियल की दूसरी ब्रांच है और ये रियल की पहली ब्रांच का सबसेट है। तो ये चीज आपको टेबल से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहां पर एक प्रॉब्लम है, एक क्वेश्चन है कि मान लीजिए ए क्या है, ऐसा सेट दिया है कि x सच दैट x इज इक्वल टू 4n माइनस 3n माइनस 1, और n किसको बिलोंग कर रहा है, जहां पे नेचुरल नंबर्स को। और b क्या है, y सच दैट y इज इक्वल टू n 9n माइनस 1, जहां पे n किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को। हमको प्रूफ करना है कि a इज सबसेट ऑफ b है, और वो भी प्रॉपर सबसेट ऑफ b है। तो चलिए सबसे पहले हम a को देखते हैं कि a को हम रोस्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। ये तो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, तो जैसे ही हम a और b को रोस्टर या टैबुलर फॉर्म में लिख लेंगे, वहां से आसानी से हम ये पता लगा पाएंगे कि a प्रॉपर सबसेट है b का। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले n क्या है, नेचुरल नंबर, मतलब n क्या हो सकता है 1 2 3 4 5 6। तो n अगर 1 रखूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 माइनस 3 माइनस 1, यानी कि 4 माइनस 4, ये आएगा 0। अगर मैंने n स्मॉल n है, n इज इक्वल टू 1 रखा, तो अगर n इज इक्वल टू 2 रखूंगा तो 4 4 जा 16, 16 माइनस इधर 3 2 जा 6, 16 माइनस 7, ये आ गया 9। अगर मैं 3 रखूं तो 4 4 जा 16, 4 जा 64, ये आया 64, और 3 4 जा सॉरी हम 3 रख रहे हैं n इज इक्वल टू ना, 3 3 जा 9, तो माइनस 10 किए तो ये आ गया कितना, 54। फिर अगर मैं 4 रखूं, n इज इक्वल टू 4 रखूं, तब के केस में क्या होगा, 4 4 जा 16, 16 इंटू 16 256, और इधर 3 4 जा 12, और ये माइनस 1, तो ये 13 माइनस होगा, तो ये आ जाएगा 243। तो ये 243 आ जाएगा, और ये बढ़ते जाएगा। अगर b की बात करूं, n 1 रखूं तो ये 0 आएगा, अगर 2 रखूं तो 9 आएगा, 3 रखूं तो 18 आएगा, 4 रखूं तो 27, मतलब ये 9 की टेबल चलती रहेगी। और आपको बता दूं, देखिए a और b में अब कैसे रिलेशन आएगा। यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि a प्रॉपर सबसेट ऑफ b है। क्यों ऐसा मैं इसलिए कह पा रहा हूं, क्योंकि b में b क्या है, 9 की टेबल चल रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं 54 भी आएगा आगे चल के, और कहीं ना कहीं 243 भी आएगा। कारण क्योंकि देखिए 243 क्या है, 4 प्लस 3 7 और 2 9, तो ये भी 243 क्या 9 की टेबल में आता है, 54 भी 9 की टेबल में आता है। मतलब a में जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो 9 के मल्टीपल्स ही होंगे कहीं ना कहीं, लेकिन 9 के सारे मल्टीपल्स नहीं होंगे। मगर सेट बी में हमको 9 के सारे मल्टीपल्स देखने को मिल रहे हैं, तो इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि a क्या है, प्रॉपर सबसेट ऑफ b है, एंड a कभी भी b के बराबर नहीं हो सकता, लेकिन a b के अंदर जरूर आएगा। तो यहां से ये प्रूव होता है कि a इज प्रॉपर सबसेट ऑफ b। ये देखिए जैसे हमने a की वैल्यू फाइंड करी थी, यानी कि a को हमने टैबुलर फॉर्म में लिखा तो यही आया था, फिर b को टैबुलर में लिखा तो ये आया। तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि a इज नॉट इक्वल टू b है, मगर a के सारे एलिमेंट्स b में देखने को मिल रहा है। तो वहां से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि a इज प्रॉपर सबसेट ऑफ b। अब अगली चीज जो हमको पढ़नी है
वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है इंटरवल्स। अब इसके लिए मान लेते हैं कि a और b रियल नंबर्स हैं जहां पे a b से छोटा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ओपन इंटरवल क्या होता है। तो ओपन इंटरवल क्या होते हैं, वो सेट ऑफ रियल नंबर्स होंगे। और कैसे डिफाइन होंगे, देखो x सच दैट x क्या है, a से बड़ा होगा और b से छोटा होगा, जिसको हम स्मॉल ब्रैकेट ऑफ a कॉमा b भी डिनोट करते हैं। देखिए इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं हम एक एग्जांपल के थ्रू। उसके पहले एक चीज और देख लीजिए, यहां पर क्या होता है ओपन इंटरवल में, जो एंड पॉइंट्स होते हैं, जैसे ए और बी की बात करें तो ओपन इंटरवल ए बी क्या आएगा, हमने ऐसा लिखा स्मॉल ब्रैकेट, इसका मतलब ए और बी क्या है, एक्सक्लूडेड है। यानी कि हम ए से बी तक के सारे नंबर्स की बात करेंगे, सारे रियल नंबर्स की बात करेंगे, लेकिन ए और बी की बात नहीं करेंगे, इसलिए हमने ओपन ब्रैकेट बनाया। ठीक है, ए और बी इसमें इंक्लूड नहीं होते। जैसे एग्जांपल लूं, अगर मान लीजिए मैंने 5 और 7 ऐसा लिखा, इसका मतलब ये है अगर मैं ऐसे नंबर लाइन पे 5 6 7 ऐसा लिखूं तो ये क्या होगा, 5 से लेके 7 तक होगा, मगर 5 और 7 इंक्लूड नहीं होंगे। और ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, ऐसे हॉलो सर्कल से रिप्रेजेंट करूंगा। तो ओपन ब्रैकेट 5,7 का मतलब अगर इंटरवल के टर्म्स में बात करूं तो इसका मतलब होता है 5 से लेके 7 तक के सारे रियल नंबर, मगर 5 और 7 इंक्लूड नहीं है। अब आता है क्लोज इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल में क्या होता है, एंड पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं, जबकि ओपन इंटरवल में हमने ये देखा था कि एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं होते हैं। तो ओपन इंटरवल को हम स्मॉल ब्रैकेट से डिनोट करते थे, वहीं क्लोज इंटरवल को बिग ब्रैकेट से डिनोट करते हैं या स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। इसका मतलब ए और बी भी इंक्लूडेड है। जैसे मैं अगर 5 और 7 ऐसा लिखूं, मतलब क्लोज इंटरवल है, इसका मतलब ये होता है कि 5 6 और 7, तो 5 से लेके 7 तक सारे नंबर, सारे रियल नंबर्स इस इंटरवल के अंदर आएंगे, जिसमें 5 और 7 भी आएंगे। और इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में कि ए बी क्लोज इंटरवल का मतलब है एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड लेस देन इक्वल टू बी। ठीक है, अब आता है सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल। कोई खास फर्क नहीं है, सेमी ओपन या सेमी क्लोज में हम ये देखेंगे कि हो सकता है 5 इंक्लूड हो ना हो और 7 इंक्लूड हो, ये भी हो सकता है कि 5 इंक्लूड हो और 7 इंक्लूड ना हो। तो एक क्लोज और एक ओपन रहा तो हम उसको कहते हैं सेमी ओपन या सेमी क्लोज। यहां से हम देख सकते हैं कि x सच दैट x क्या है, ग्रेटर देन 5 है मगर लेस देन इक्वल टू 7 है। ठीक है ना, लेकिन यहां पर अगर देखा जाए तो x सच दैट x क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है। मैं इसको अच्छे से लिख देता हूं, x क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है और लेस देन 7 है। 7 यहां पे इंक्लूड नहीं है, इसलिए मैंने लेस देन 7 लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये उसकी डेफिनेशन हो गई। अगर यहां पे देखिए a इंक्लूडेड है मगर b एक्सक्लूडेड है, ये देखिए स्क्वायर ब्रैकेट a में लगा है और ओपन ब्रैकेट b में लगा हुआ है। वहीं यहाँ पे ओपन ब्रैकेट a में है, मतलब a इंक्लूड नहीं है लेकिन b इंक्लूडेड है, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट b में लगा हुआ है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिखा a इज इक्वल टू -3 5, इसका मतलब ये क्या है, ओपन ब्रैकेट है। -3 से 5 तक के सारे रियल नंबर होंगे, लेकिन -3 और 5 इंक्लूड नहीं है। जबकि b क्या है, -7 से 9, मतलब -7 भी इंक्लूडेड है और 9 भी इंक्लूडेड है, और -7 से लेकर 9 तक के सारे रियल नंबर इंक्लूडेड है। तो हम ये कह सकते हैं कि a क्या हुआ, सबसेट ऑफ और प्रॉपर सबसेट ऑफ b हुआ, क्योंकि b बड़ा हुआ। देखिए अगर मैं यहाँ पे -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 से लेके मैं अगर यहाँ मुझे +9 तक जाना पड़े, तो बी सेट जो बी है वो क्या है, ऐसे फिल्ड सर्कल 7 में लेके 9 तक, 9 भी इंक्लूडेड है इसलिए ऐसे फिल्ड सर्कल आएगा, भरा हुआ गोला आएगा। तो यहां से लेके यहां तक के सारे रियल नंबर, जबकि ए क्या है, -3 जो कि इंक्लूडेड नहीं है, इससे लेके यहां पे अगर मैं 5 लिखूं तो ये 5 तक आएगा। तो देखिए आप, ये ए है ये बी है, ए क्या आ रहा है, बी के अंदर आ रहा है, बी के बराबर तो नहीं हो सकता कभी। तो ए क्या हुआ, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी हुआ, और ए कभी भी बी के बराबर नहीं होगा, इसीलिए तो वो प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। तो ये देखिए
दूसरी बात, अगर मैं ऐसा लिखूं 0 से इनफाइनाइट, तो ये क्या होता है, सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स को डिफाइन करता है। मतलब नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स क्या होते हैं, 0 से लेके इनफाइनाइट तक के सारे नंबर्स, सारे रियल नंबर्स को हम क्या कहते हैं, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, क्योंकि नेगेटिव इंक्लूड नहीं है। भले 0 क्या होता है, हम सबको पता है कि ये न्यूट्रल होता है, ये ना तो नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है, लेकिन नेगेटिव नहीं होता इसलिए नॉन नेगेटिव में आएगा। अगर मैं पॉजिटिव रियल नंबर्स की बात करता तो 0 इंक्लूड नहीं होता। जैसे देखिए ये माइनस इनफाइनाइट से 0 तक क्या है, नेगेटिव रियल नंबर है, क्योंकि 0 इंक्लूड नहीं है। माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक क्या है, सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स। अब ये देखिए, अगर डायग्रामेटिकली बताना हुआ, हालांकि मैंने आपको अभी हिंट दिया था, अब यहाँ पे आप देखिए, अगर मेरे को ऐसे बताना है ए और बी, ये मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा धुंधला सा है, ए और बी ओपन ब्रैकेट है, मतलब ए और बी इंक्लूडेड नहीं है तो हॉलो सर्कल आएगा। ये देखिए क्लोज ब्रैकेट है, सॉरी यहाँ पे ए क्लोज्ड है और बी ओपन है, तो यहाँ पे देखिए बी में क्या आ रहा है, हॉलो सर्कल आ रहा है, जबकि ए में फिल्ड सर्कल आ रहा है। इसका मतलब ए इंक्लूडेड है, बी इंक्लूडेड नहीं है, और ए से बी तक के सारे रियल नंबर्स आ रहे हैं। यहां पर आप देखिए ए ओपन है और बी क्लोज्ड है, तो ए में हॉलो सर्कल और बी में क्लोज्ड मतलब फिल्ड सर्कल है, और ये तो ए और बी दोनों इंक्लूडेड है, तो ऐसा बनेगा। तो ये क्या है, डायग्रामेटिकली शो करना हुआ। चलिए अब अपन कुछ टेबल रेफर करते हैं। 9 टाइप्स ऑफ इंटरवल हो सकते हैं, आइए देखते हैं कौन कौन से। यहां देखिए मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। ये देखिए, अगर एक काम करता हूं मैं विजिबिलिटी के लिए, ये शायद थोड़ा सा कटे, चलिए कोई बात नहीं, इतना विजिबल है। यहाँ देखिए ए बी है, ये तो ओपन है, यहाँ पे ए और बी दोनों इंक्लूडेड नहीं है, ये वाला साइन सच दैट का कोलन की जगह ये भी लिखते हैं। देखिए डायग्राम कैसा बनेगा, ए और बी में हॉलो सर्कल आएंगे, इसमें इंक्लूडेड है। तो देखिए यहाँ पे सर्कल नहीं दिया है, वैसे आप सर्कल भी दे सकते थे, अगर सर्कल देते तो फील्ड सर्कल आता, ठीक है ना। ये क्या है, ए इंक्लूडेड है, बी इंक्लूडेड नहीं है, तो x क्या हुआ, ग्रेटर देन इक्वल टू ए हुआ बट लेस देन बी आया, तो ऐसा डायग्राम इसका बनेगा। यहाँ पे ये है, ये दोनों तो सेमी ओपन में आएंगे, ये क्लोज्ड में आएगा, ये ओपन में आएगा। यहाँ देखिए a से इनफाइनाइट मतलब a क्या है, ग्रेटर देन a है, इसका मतलब क्या हुआ, एक्चुअली यहाँ पर x आएगा, x सच दैट x क्या है, ग्रेटर देन a है। ये बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। x क्या हुआ, ग्रेटर देन ए हुआ, ग्रेटर देन ए मतलब ए से ग्रेटर देन की लिमिट नहीं दी हुई है, मतलब वो इनफाइनाइट तक जाएगा। और इसमें देखो, इसमें तो ए इंक्लूड नहीं था इसलिए हॉलो सर्कल है, इसमें ए इंक्लूड है और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, इसलिए हमने क्या किया, एरो बना दिया। फिर देखिए x क्या है, यहाँ पे x सच दैट x क्या है, लेस देन b है, तो b से लेके माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा, या ऐसे लिखूंगा माइनस इनफाइनाइट से b, लेकिन b इंक्लूडेड नहीं है, यहाँ पर b इंक्लूडेड है, तो x क्या है, लेस देन इक्वल टू बी, मतलब अगर जब भी ऐसा लिखा होगा तो ये माइनस इनफाइनाइट तक एक्सटेंड होगा। अब यहां पर देखिए माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक की अगर बात हो रही है तो ये क्या लिखा हुआ है, अगर मान लीजिए मैं इसको लिखूं जैसे यहां पर मेरे को माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक लेना है, खैर उसके लिए इस नोटेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ना भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहां पर क्या होगा कि ये नोटेशन सही नहीं बैठेगी, क्योंकि a क्या है, लेस देन इक्वल टू b है, तो b कहीं ना कहीं मेरे को लोकेट करना पड़ेगा, तब मैं बता पाऊंगा कि a क्या है, b से छोटा या बराबर है, तब वो माइनस इनफाइनाइट तक एक्सटेंड होगा। इसलिए इस केस को कंसीडर करने की कोई जरूरत नहीं, आप ये 8 केसेस भी कंसीडर कर सकते हैं, इनमें सारी चीजें वैसे भी आ जाती हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए वही चीज है, ए बी, इसको ऐसे डिनोट करेंगे, ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी पढ़ेंगे, ये क्या है, क्लोज इंटरवल फ्रॉम ए टू बी, ये क्या है, हाफ ओपन या सेमी ओपन, ये भी सेमी ओपन है, क्योंकि देखिए यहाँ पे बी ओपन है, ए क्लोज्ड है, यहाँ एक ए ओपन है, बी क्लोज्ड है। ए से प्लस इनफाइनाइट ओपन रे, माइनस इनफाइनाइट से बी तक को भी ओपन रे ही कहेंगे, ठीक है। ए से प्लस इनफाइनाइट तक को भी हम इसी तरीके से पढ़ेंगे,
और यहाँ पे देखिए माइनस इनफाइनाइट से बी आना है तो भी हम इसको ये देख चुके हैं नोटेशन, एक्स क्या आएगा लेस देन इक्वल टू बी, जो मैंने अभी आपको लास्ट टाइम बताया था वो क्लोज्ड है। और अगला उसने रिफर ही नहीं किया माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट वाला, क्योंकि वो डिपेंड करेगा इंटरवल कौन सा ले रहे हैं। तो किसी भी इंटरवल में एक चीज ध्यान रखनी है, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वाली बातें सारी क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस है, हम देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और x क्या है ग्रेटर देन -5 है, लेस देन इक्वल टू 7 है। इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखना है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि 5 इंक्लूड नहीं है लेकिन 7 इंक्लूड है, तो -5 ओपन ब्रैकेट में और 7 क्लोज ब्रैकेट में, ऐसा इसका आंसर आएगा। ये इसका इंटरवल फॉर्म हुआ। अगर मैं इसको बोलूं सेट बिल्डर के फॉर्म में लिखिए, तो देखिए 3 -3 इंक्लूडेड है, 5 इंक्लूडेड नहीं है, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और x क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू -3 और लेस देन 5, क्योंकि 5 इंक्लूडेड नहीं है। ये देखिए ये इस तरीके से आएगा। अगली चीज जो हमको देखनी है वो है लेंथ ऑफ द इंटरवल्स। आई होप ये दोनों क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला आता है लेंथ ऑफ द इंटरवल। अब देखिए अगर क्लोज ब्रैकेट हो चाहे ओपन ब्रैकेट हो, चाहे सेमी क्लोज इंटरवल हो चाहे सेमी ओपन इंटरवल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेंथ हमेशा क्या होती है, b माइनस ए ही होती है। अगर आपने इंटरवल ऐसा लिया हो क्लोज्ड चाहे आप ओपन लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेंथ हमेशा a से b के बीच की ही निकाली जाती है। तो किसी भी इंटरवल की लेंथ क्या आएगी, b माइनस ए। अगला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल दी सबसेट्स ऑफ अ सेट। जैसे कोई सेट ए है, उसके सारे सबसेट्स के कलेक्शन क्या कहलाएंगे, पावर सेट कहलाएंगे, जिसको हम p ऑफ a से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं a 1 2 3 है तो इसके पावर सेट लिखिए, तो पावर सेट में आप 1 2 3 के सबसेट लिखेंगे। देखिए हमने पढ़ा था 5 सभी सेट्स का सबसेट होता है, तो इसमें 5 आएगा। 1 भी देखिए a का सबसेट है, 2 भी, 3 भी, 1 2 भी है, 2 3 भी है, 1 3 भी है और 1 2 3 भी है। तो ये सारे क्या हुए, a के सबसेट हुए, तो इनका कलेक्शन क्या कहलाता है, पावर सेट कहलाता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो पावर सेट क्या हुआ, सेट ऑफ सेट हुआ। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पावर सेट के बारे में देख लेते हैं कि पावर सेट के एलिमेंट्स खुद में सेट होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से देखिए 5 1 2 3 ये सब क्या है, सेट के सेट्स है ना, मतलब सेट्स हैं, उनका कलेक्शन ही तो पावर सेट कहला रहा है। तो हम यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि पावर सेट के एलिमेंट्स भी क्या होते हैं, खुद में एक सेट होते हैं। फिर टोटल कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं किसी भी पावर सेट में, ये कैसे पता चलेगा। मान लीजिए अगर आप ए के पावर सेट निकालना चाहते हैं, एन ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अगर 3 है, तो पावर सेट क्या आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए कितने आएंगे, 2 की पावर 3 यानी कि 8। तो ये देखिए अगर किसी सेट के अंदर n एलिमेंट्स है तो उसके पावर सेट में 2 की पावर n एलिमेंट्स होंगे। ये देखिए अगर मान लीजिए Na3 है जो मैंने अभी आपको बताया, अगर मैंने a जो कंसीडर किया था 1 2 3 अभी हमने देखा था, तो उसमें कितने एलिमेंट्स थे, 8 एलिमेंट्स थे। तो ये हम ऐसे भी पता लगा सकते हैं बिना लिखे, बिना एलिमेंट्स लिखे। अगर a इज इक्वल टू 5 है मतलब a में एक भी एलिमेंट नहीं है, लेकिन पावर सेट ऑफ a निकालेंगे तो उसमें एक एलिमेंट जरूर आएगा। ऐसा क्यों, देखिए a अगर 5 है मान लीजिए, तो पावर सेट ऑफ a में क्या होगा, पावर सेट ऑफ a में एक 5 तो आएगा ही आएगा। तो कितने एलिमेंट हो गए, n ऑफ p ऑफ a, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1 हो गया। तो ये चीज हमको ध्यान रखनी है कि किसी सेट में हो सकता है एक भी एलिमेंट ना हो, लेकिन अगर आप उसका पावर सेट निकालेंगे तो एक एलिमेंट तो जरूर आएगा जो कि 5 है। तो आई होप आपको यहां तक की सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट होता है तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, डेफिनेटली आई विल गिव यू रिप्लाई। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।